हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीप्ट्स। तो सबसे पहले हमारा क्या है कैपिटल एंड रेवेन्यू। कैपिटल को हम ब्रॉड सेंस में बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जिनसे ओनर को बिजनेस में वैल्यू और एडवांटेज मिलता है, जैसे कि फैक्ट्री या उसके इक्विपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी हो सकती है जैसे पेटेंट्स, या कंपनी के फाइनेंशियल असेट्स, यहाँ तक कि मनी को भी हम कैपिटल बोल सकते हैं क्योंकि उससे बिजनेस में एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी की टोटल अर्निंग होती है जो बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से जनरेट होती हैं, जैसे सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हो गए, या रेंट्स ऑन अ प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स एक्सेट्रा। इसमें कैश को डे टू डे ऑपरेशंस में स्पेंड किया जाता है। The main functions of accounting includes the ascertainment of profit and loss for the accounting period and financial position as at end of the period। तो मेन फंक्शन अकाउंटिंग का क्या होता है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को असरटेन करके चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को भी देखते हैं एंड पीरियड के एंड में। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यूज आइटम इज इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट, जिसमें क्या है प्रॉफिट एंड लॉस, एज वेल एज पोजीशन स्टेटमेंट जिसको हम बैलेंस शीट बोलते हैं। तो ये दोनों क्या है, कैपिटल और रेवेन्यू हमें पता होने चाहिए, दोनों आइटम का पता होना चाहिए। जैसे कि इफ अ डेप्रिशिएबल असेट इज परचेज, द डेप्रिशिएशन ऑन दैट असेट इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक असेट अगर हम परचेज कर रहे हैं तो उसका जो डेप्रिशिएशन होगा असेट का जो चार्ज किया गया है, तो उसको हम कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करेंगे। लेकिन उसकी जो मेन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होगी, जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट रही है, उसमें से हम डेप्रिशिएशन को लेस कर देंगे, उसको हम उस कॉस्ट को हम कहाँ बैलेंस शीट में शो करेंगे। इफ़ द परचेज ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट विच इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो उसकी डेप्रिशिएबल होगी असेट होगी, वो होगी हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे तो इट विल अंडरस्टेट द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर। तो क्या है, अगर अंडरस्टेट की कंडीशन होगी तो करंट ईयर को शो करेगी, और अगर ओवरस्टेट प्रॉफिट्स का ओवरस्टेट हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे होंगे, तो इसका मतलब है कि वो सब्सिक्वेंट ईयर्स तक हैं। Similarly, the balance sheet will not give a true and fair view of the asset and equity of the enterprise till the useful life of asset is over, assuming that the asset is not sold earlier। तो बैलेंस शीट भी क्या है, एक ट्रू और फेयर व्यू असेट का नहीं दे सकती, या इक्विटी जो एंटरप्राइज की इक्विटी है वो भी नहीं बता सकती। वो किस पे डिपेंड होता है, हम मान के चलते हैं जो भी हमने असेट परचेज की है वो हम जब तक नहीं बेचेंगे जब तक क्या है वो अच्छे से डेप्रिशिएट ना हो जाए। ये मान के चलते हैं हम कि जो असेट है उसको हम सोल्ड नहीं करेंगे, वो काफ़ी टाइम तक चलेगी। फिर आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे पहले एक होता है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है, जो कॉस्ट बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए इनकर्ड होती है वो होते हैं एक्सपेंसेस, और जो कॉस्ट फिक्स असेट्स को परचेज या उसको इंक्रीज करने में या उसको ग्रो करने में लगती है वो होते हैं हमारे एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कंपनी की जो फिक्स्ड असेट्स हैं उनको एक्वायर किया जाता है, रिपेयर या अपडेट या उनको इम्प्रूव करने में जो मोनेटरी स्पेंड होती है, जो भी कॉस्ट स्पेंड होती है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे। जो एक्सपेंडिचर कैपिटल असेट्स को बाय करने में लगता है वही क्या होगा, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर डेट एक्वायर्स अ कैपिटल असेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हम कैपिटल असेट्स को बाय करेंगे तो उस एक्सपेंडिचर को हम कहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इफ़ इट एक्वायर स्टॉक इन ट्रेड देन इट विल बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर स्टॉक इन ट्रेड की बात आती है तो वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, वो क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। अ कैपिटल असेट इज वन दैट इज यूज्ड इन और फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस एंड नॉट मेंट फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइज। सो कैपिटल असेट क्या है, कहाँ बिजनेस में इस पर्पज से लाया जाता है एक कैपिटल असेट कि वो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहेगा, ठीक है। उसको हम क्या है बिजनेस में एंटरप्राइज में जल्दी सेल करने के लिए नहीं रखते। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हमने स्टॉक खरीदा है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, एज इट सोल्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो क्या है, डेली रूटीन में हम क्या है स्टॉक को परचेज करते हैं, उसको यूज़ भी करते हैं, सेल भी कर सकते हैं हम उसको। एक्सपेंडिचर ऑन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो हम मशीनरी को परचेज करेंगे या उसके इंस्टॉलेशन में हम हमारा जो एक्सपेंडिचर लगेगा उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। फर्दर व्हेन एन एक्सपेंडिचर इज मेड विद द व्यू ऑफ ब्रिंगिंग इनटू एग्जिस्टेंस एन असेट और एडवांटेज ऑफ एंड्यूरिंग बेनिफिट ऑफ ट्रेड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो भी एक्सपेंडिचर हम अपने असेट्स को एक्सिस्टेंस मिलाने के लिए लाए हैं और उसका एडवांटेज क्या मिलेगा हमें आगे तक मिलेगा, उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द अपोजिट कंक्लूजन, असेट और advantage of enduring nature means that it must not be fully consumed or used up in the accounting period in which it is incurred. Capital expenditures increases the earning capacity or reduces the operating expenses of a business। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उनको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अकॉर्डिंग टू कॉलर के अकॉर्डिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू एक्सपेंडिचर्स दैट एड फिक्स्ड
asset units or that have the effect of increasing the capacity, efficiency, lifespan and economy of operations of an existing fixed assets. तो कोहलर के अकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड असर्ट्स की यूनिट्स को लेके चलता है, जो कि क्या है, उसकी कैपेसिटी एफिशिएंसी को देखता है, लाइफ स्पैन को कितना चलेगा वो, और जो भी ऑपरेशंस है फिक्स्ड असर्ट्स के द्वारा होंगे उन फैक्टर्स को देखेगा. फिर है उसके बाद रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स. क्या रूल होने चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिटरमाइन करने के लिए? फर्स्ट है एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट इज इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म असर्ट्स. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम पढ़ते आ रहे हैं कि हम जो असर्ट है उसको एक्वायर करके चल रहे हैं, परचेज करके चल रहे हैं, जो कि हमारे आगे इन फ्यूचर हमें बेनिफिट देगा. हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर. तो 1 ईयर से ज़्यादा उसकी लाइफ होती है. फॉर यूज इन द बिजनेस टू अर्न रेवेन्यू. उससे क्या है, हमें रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प मिलेगी. एंड नॉट मेंट फॉर सेल. वो जल्दी सेल करने के लिए नहीं परचेज किया गया होता. फिर आगे चलते एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इफ इट इज इनकर्ड टू पुट एन असर्ट्स इनटू वर्किंग कंडीशन आते हैं, तो उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मान के चलेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो गई या उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस हो गए, वो भी क्या है, मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होंगे. सिमिलरली द लीगल चार्जेस लाइक रजिस्ट्रेशन एंड स्टैंप ड्यूटी इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग. जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या है, लीगल चार्जेस होते हैं कि हमें लैंड या बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, स्टैंप ड्यूटी होती है, तो उनकी कॉस्ट भी क्या है, उसी में ऐड हो जाएगी. अगेन आर्किटेक्ट फी पेड फॉर सुपरवाइजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज कैपिटलाइज्ड. तो इसमें ये क्या है, इसकी भी जो फीस होती है उसको भी हम इसी में ऐड कर देते हैं. फिर है एक ऐसा एक्सपेंडिचर जो कहाँ इनकर्ड होता है, फॉर पुटिंग एन ओल्ड असर्ट्स इनटू वर्किंग कंडीशन इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असर्ट. तो ऐसे एक्सपेंडिचर को भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान के चलेंगे, जो कि ओल्ड असर्ट होगा, लेकिन उसको हम क्या है, वर्किंग कंडीशन में रखना चाहते हैं, ठीक है, और उसकी कॉस्ट, जो असर्ट की कॉस्ट है, उसमें भी ऐड कर देंगे इस एक्सपेंडिचर को. एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. ऐसा एक्सपेंडिचर जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा बिजनेस की, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में रखेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर शिफ्टिंग द फैक्ट्री टू कन्वीनियंट साइट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. वो एक्सपेंडिचर जो हम अपनी फैक्ट्री को दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कन्वीनियंट साइट, अच्छे साइट के लिए, तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा. अब है बोरोइंग कॉस्ट. बोरोइंग कॉस्ट क्या है, डेट इज इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज इन कनेक्शन विद द बोरोइंग ऑफ फंड्स. जो भी हमने फंड्स को बोरो किया है एंटरप्राइज में, या फिर जो भी हमारा इंटरेस्ट है उसके साथ, वो बोरोइंग कॉस्ट होंगे. डेट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द एक्वाइजेशन. तो ये फंड किसके लिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन के लिए. क्वालिफाई असर्ट्स शुड बी कैपिटलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ द असर्ट. तो ये कॉस्ट ऑफ असर्ट्स का पार्ट माना जाएगा टिल द असर्ट्स इज रेडी फॉर इट्स इंटेंटेड यूज और सेल. ठीक है, जब तक असर्ट क्या है, यूज़ करने के काबिल नहीं हो जाता और उसको सेल करने के काबिल नहीं होता. एज पर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में भी डिफाइन किया गया है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है. बोरोइंग कॉस्ट अप्लीकेबल कॉस्ट होती है जो बोरोअर क्या किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने में या फंड के कॉस्ट को कवर करने में काम आती हैं. फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस होते हैं जो करंट पीरियड में होते हैं. ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो ऑन गोइंग ऑपरेशनल कॉस्ट को बिजनेस में मीट करते हैं. इफ एन एक्सपेंडिचर इज मेड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ bringing into existence any capital asset or advantage of enduring nature but for running the business or working it with a view to produce the profits is revenue expenditure. तो revenue expenditure क्या है कि उसका क्या है, जो भी डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं बिजनेस में, उनको रन करने के लिए और वर्क करने के लिए प्रॉफिट्स को प्रोड्यूस करना होता है. सच एक्सपेंडिचर्स बेनिफिट्स द करंट पीरियड ओनली. सिर्फ करंट पीरियड के लिए होते हैं, यहाँ तक कि कैपिटल जो एक्सपेंडिचर होता है वो करंट पीरियड के लिए नहीं होता, वो आगे तक देख के चलता है. इट इज़ इनकर्ड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस. कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या था कि अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, ठीक है, मतलब आगे तक देख के चलता है फ्यूचर में कि जैसे कि हमारी असर्ट्स है, कैपिटल असर्ट्स है, उनकी लाइफ स्पैन क्या रहेगी, तो वो बेनिफिट्स देख के चलता है. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ये होता है कि वो मेंटेन करके चलता है, जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी जो अभी हमारी बिजनेस में चल रही है उनको मेंटेन करके चलेगा. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज ऑफ रेवेन्यू नेचर. जो भी हमने स्टॉक अभी परचेज किया है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर बोलेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी क्या है, रेवेन्यू नेचर के होते हैं. और जो हमारे सेलिंग में या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ये सभी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. तो इसके रूल्स क्या होंगे. एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पज ऑफ एक्वायरिंग गुड्स परचेज फॉर रीसेल. इसमें ऐसे गुड्स आ जाते हैं जिनको हम परचेज करते हैं क्या करने के लिए, उनको दोबारा सेल करने के लिए, उनको कंज्यूमेबल आइटम्स उनको कंज्यूम करने के लिए इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है तो हम रॉ मटेरियल को खरीदते हैं. एंड परचेज ऑफ मर्चेंडाइज मींट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, या फिर हम जो हमारे मर्चेंटाइज होते हैं उनको परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए. एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ दीज आइटम एडजस्टेड टू मैच कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट. और ईयर के एंड में हम क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं
कैसे, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करके, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। फिर है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड ऑन अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो हमारी प्रोडक्शन और परचेज से रिलेटेड होंगे, जैसे कि सच एज वेजेस हो गया, हमारा पावर हो गया, फ्रेट चार्जेस हो गए, ठीक है, ये होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर के। फिर है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड्स फॉर मेंटेनिंग फिक्स्ड असेट्स इन वर्किंग ऑर्डर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर हमें फिक्स्ड असेट्स के मेंटेनेंस पे लगेगा, जो भी वर्किंग ऑर्डर में जो वर्क करने में हेल्प करेगा, उनको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट स्पेंड ऑन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स इज रेवेन्यू, जो भी हम मशीनरी वगैरह हो गई हमारी बिजनेस में, उनकी रिपेयर भी होती है, उनको रिन्यू भी किया जाता है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स इज रेवेन्यू, जो भी डेप्रिसिएशन होगा फिक्स्ड असेट पे, उसको क्या है, हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड ऑन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो भी एक्सपेंडिचर हमारा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव या सेलिंग से रिलेटेड होगा या डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा, जो भी नॉर्मल बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कंसीडर करेंगे। दिस इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आ जाता है, सैलरीज होती है, रेंट होता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कमीशन टू सेल्समैन, ये सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मेंशन करेंगे। फिर है एक्सपेंडिचर्स इंकर्ड ऑन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेज हो गए, वो भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएंगे, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, टेकन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन के बाद क्या है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, उसको भी हम उसी में कंसिडर करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ अ लॉन्ग टर्म असर्ट, जो भी हमें लॉन्ग टर्म असर्ट के सेल पर लॉस होता है, उसको भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालेंगे। या हमारे लॉस हो गया थेफ्ट, चोरी की वजह से या फायर की वजह से हमें जो लॉस होगा, वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एंटरप्राइज टू डिस्चार्ज इटसेल्फ फ्रॉम रिक्यूरिंग लायबिलिटी इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, तो एक्सपेंडिचर जो एंटरप्राइज में क्या होते हैं, रिक्यूरिंग लाइबिलिटी के नेचर के होते हैं, उनको भी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखेंगे, जैसे कि लमसम अमाउंट पेड टू द पेंशनर बाय द एम्प्लॉयर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो भी हम अमाउंट पेड करेंगे पेंशनर को बाय द एम्प्लॉयर, ये भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर प्रोटेक्टिंग द बिजनेस, जो एक्सपेंडिचर हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा, वो भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि अमाउंट स्पेंड ऑन द प्रोपेगेंडा कैंपेन टू अपोज द थ्रेटेंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री इज ऑफ रेवेन्यू नेचर, कोई कैंपेन अगर चल रहा है, उसका जो प्रोपेगेंडा है वो भी क्या होगा, हमारे बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंसेस होंगे, तो वो क्या होगा, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इनकर टू मेंटेन द एक्जिस्टिंग एफिशिएंसी ऑफ द अर्निंग कैपेसिटी इज ऑफ रेवेन्यू टाइप, ये भी हमने आगे अभी पढ़ा था कि जो एक्सपेंडिचर हमारी एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी एग्जिस्टिंग चल रही है, उसको मेंटेन करने में जो हेल्प करेंगे, वो भी रेवेन्यू टाइप के होंगे। सो हम कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, और उनमें डिस्टिंक्शन क्या होगा, हमने क्या कंक्लूजन निकाला उससे, कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो एक से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिशियल होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए बेनिफिशियल होता है। और क्या हो सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज्ड होते हैं, और उनका जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन होता है ना, वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो किया जाता है, जबकि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो एक्सपायर्ड कॉस्ट होती है हमेशा, और वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फिक्स्ड असेट्स को एक्वाइजिशन या परचेज करने से रिलेटेड होता है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, स्टॉक एंड ट्रेड पर ज़्यादा फोकस करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर में क्या होते हैं, नॉन रिक्यूरिंग होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रिक्यूरिंग होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को क्या है, इंक्रीज करते हैं और ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या करते हैं, बिजनेस में जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये था पूरा कंक्लूजन अब तक जो भी हमने पढ़ा। अब आगे चलते हैं हम कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट पे। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आर रिसिप्ट्स दैट क्रिएट लाइबिलिटी और रिड्यूस फाइनेंशियल असर्ट्स, तो ये ऐसी रिसिप्ट्स होती हैं जो लाइबिलिटीज क्रिएट करती है, लाइबिलिटीज को इंक्रीज करती है और फाइनेंशियल असर्ट्स को रिड्यूस करती है। कैपिटल रिसिप्ट्स कैन बी बोथ नॉन डेट और डेट रिसिप्ट्स, ये नॉन डेट भी हो सकती है और डेट रिसिप्ट्स भी, जैसे लोन फ्रॉम पब्लिक, जनरल पब्लिक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर्म अ क्रूशियल पार्ट ऑफ कैपिटल रिसिप्ट। तो ये क्या है, ये कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होते हैं। कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर टू इनकमिंग कैश फ्लोज रिसिप्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, शेयर्स और डेट। जब हम अपने फिक्स्ड असेट्स या शेयर्स या डेट को क्या है, सेल कर देते हैं, तो उससे हमें कैपिटल रिसिप्ट मिलती हैं। फिर है कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, या तो टेंजिबल या इंटेंजिबल, बोथ फिक्स्ड असेट्स को इंक्लूड करती है जब उनकी सेल हो जाती है। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड अ पेमेंट एसोसिएटेड विद एन इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम अ डैमेज फिक्स्ड असेट्स, अगर कोई फिक्स्ड असेट डैमेज हो जाता है तो जो उसका इंश्योरेंस क्लेम होता है उस वो भी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड होगा। कैश फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स इन द बिजनेस, जो भी हम शेयर्स को सेल करते हैं उनसे जो कैश मिलता है वो भी क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट होगा। इट कैन इंक्लूड कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक, इसमें दोनों ही स्टॉक क्या इंक्लूड होंगे, जो कॉमन स्टॉक होगा और हमारे प्रेफर्ड स्टॉक भी। फिर है कैश फ्रॉम द
इशुएंस ऑफ अ डेट इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट हम इशू करते हैं उससे जो कैश हमें रिसीव होगा उसको भी हम क्या है कैपिटल रिसिप्ट में इंक्लूड करेंगे। इट कैन इंक्लूड बॉन्ड्स और लोन्स, बॉन्ड को भी इंक्लूड करता है और लोन्स को भी। तो ऑल ऑफ दीज रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट, तो इनको हम कहाँ बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स का जो भी है, और नॉट इन द इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जैसे कि सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, अगर हम एक फिक्स्ड असेट को सेल करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स, जो भी मशीनरी हो गई हमारी, ठीक है। तो हम जो कैश है उसको डेबिट कर देंगे और जो हमारे फिक्स्ड असेट्स अकाउंट है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर आगे चलते हैं, आगे है सेल शेयर्स इन अ बिजनेस। अगर हम शेयर्स को भी सेल करते हैं बिजनेस से तो हम कैश को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और हमारा जो इक्विटी है, इक्विटी अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। फिर है इशू डेट, अगर डेट को इशू कर रहे हैं तो कैश अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा, और जो हमारा लोन अकाउंट है, जो हम लोन ले रहे हैं, डेट ही हुआ हमारे लिए, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। फिर हमारा आगे है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है, द मनी रिसिप्ट्स बाय बिजनेस थ्रू नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस इज नॉन एज रेवेन्यू रिसिप्ट्स। जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से हमें मनी रिसीव होगा उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कैन बी फाउंड इन द इनकम स्टेटमेंट। रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ होती है, हमेशा इनकम स्टेटमेंट में होती हैं। दे नाइदर क्रिएट लाइबिलिटी, ये ना तो हमारे लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं फॉर द कंपनी, नॉर दे रिड्यूस द कंपनीज एसेट, और कंपनीज के एसेट्स को भी रिड्यूस नहीं करती, कम नहीं करती। इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द कंपनीज टोटल रेवेन्यू, ये क्या है, कंपनी के टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज करती है। दीज रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर नॉन रिडीमेबल एंड कैन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की, ठीक है। एक हो गया हमारा टैक्स रेवेन्यू और दूसरा हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, टैक्स इज कंपल्सरी पेमेंट दैट इज मेड बाय द गवर्नमेंट बाय द पीपल और द कंपनीज विदाउट हैविंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। तो टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट लेती है, किससे, जो पीपल्स होते हैं या कंपनीज हो गए, उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता रिटर्न में। टैक्स रेवेन्यू एक ऐसी इनकम है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है थ्रू टैक्सेशन, ये प्राइमरी सोर्स होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू बहुत सोर्सेज से लिया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल हो गए, पब्लिक एंटरप्राइजेज हो गई, ट्रेड हो गया, या रॉयल्टीज ऑन नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, या हमारी या तो फॉरेन एड हो गई, ठीक है। The sum of all receipts from the taxes and all other duties under the government are referred to as tax revenue। तो जो भी सम हमें इन रिसिप्ट से मिलेगा, टैक्सेस से जो हम कलेक्ट करेंगे, तो गवर्नमेंट को जो भी मिलेगा उसको हम क्या है, टैक्स रेवेन्यू में कंसीडर करेंगे। दे आर आइदर डायरेक्ट टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है और इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ रेगुलर रिसिप्ट्स बाय द गवर्नमेंट, तो ये मेन सोर्स होता है रेगुलर रिसिप्ट्स का गवर्नमेंट को। फिर आगे आता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द रिकरिंग इनकम दैट इज अर्न फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्सेस बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो टैक्सेस ले रही हैं उनसे अदर सोर्सेज जो होते हैं वो क्या होंगे, हमारे नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। दे आर रेवेन्यू रिसिप्ट्स दैट आर नॉट जनरेटेड बाय टैक्सिंग द पीपल। तो टैक्स लगा के नहीं लिए जो रेवेन्यू अर्न नहीं किया जाता, जो रिसिप्ट्स नहीं होती, वो हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ जाएगा। जैसे कि हमारे इंटरेस्ट हो गए, तो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को लोन के थ्रू प्रोवाइड होता है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट एंटरप्राइजेज से, या फिर जनरल पब्लिक से मिल सकता है। फिर हमारा पावर सप्लाई फीस, तो पावर सप्लाई फीस सेंट्रल पावर अथॉरिटी से रिसीव होती है गवर्नमेंट को हमेशा। फीस हो गई हमारी, फीस चार्जेस होते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमेशा रिक्योर होती है। फिर हमारी लाइसेंस फ़ीस हो गई, तो लाइसेंस फ़ीस में क्या हो जाएगा, जैसे कि हमारे मोटर व्हीकल्स के भी तो लाइसेंस होते हैं, तो उनमें भी क्या है, उनमें भी कुछ टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। उनसे भी हमें क्या मिलता है, रेवेन्यू मिलता है। फाइन्स एंड पेनल्टीज़, तो फाइन्स और पेनल्टीज़ भी बहुत जगह गवर्नमेंट लगाती हैं जिनसे उनको रेवेन्यू अर्न होता है। एस चीट्स क्या होते हैं, एस चीट्स एस्टेट एसेट्स और प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना होता है गवर्नमेंट को जब एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है बिना किसी लीगली बिल और लीगल हेयर्स के, तो उस फॉर्म में गवर्नमेंट को रेवेन्यू होता है। फिर आ जाता है फोर फीचर्स। तो फोर फीचर किसी राइट, मनी या स्पेशल प्रॉपर्टी का लॉस होता है विदाउट कंपनसेशन, किसी डिफ़ॉल्ट की वजह से या फिर क्रिमिनल एक्ट की वजह से, तो वहाँ भी क्या होता है, रेवेन्यू होता है। उसके बाद है हमारा फीस फॉर कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन सर्विसेज के लिए कुछ चार्जेस होते हैं जो कि गवर्नमेंट लेती है, जैसे कि मेनली टेलीकॉम ऑपरेटर की लाइसेंस फीस इंक्लूड होती है इसमें। तो ये था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। सो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट में डिस्टिंक्शन क्या होगा, कैपिटल रिसिप्ट एंटरप्राइज के नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ में ऑब्टेन नहीं होती, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ से ही ऑब्टेन होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स यूजुअली कंपनी में शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट से ऑब्टेन होती है, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट सेल ऑफ गुड्स, सर्विस को रेंडर करने में, या एंटरप्राइज जो रिसोर्सेज होते हैं एंटरप्राइज के उनको यूज़ करने में, जिससे इंटरेस्ट, रॉयल्टी और डिविडेंड मिलता है, इनसे ऑब्टेन होती है। कैपिटल रिसिप्ट जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बोरोइंग्स
या फिर ये सब क्या है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो होती है, जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट में बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए चार्ज शो किया जाता है, और जो शेयर होल्डर्स के डिविडेंड्स होते हैं उनको एज ए अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में शो कर दिया जाता है। ये था कंक्लूजन कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट का।